तो चलिए न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। देखिए आप। हरदोई में चौथे चरण का विधानसभा चुनाव कल यानी 23 फरवरी को होना है, जिसको लेकर के तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। बात की जाए आज पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की, तो 3501 पोलिंग पार्टियां आईटीआई और सीएसएन मैदान से रवाना की जा रही हैं। यहाँ पर लगातार डीएम और एसपी निगाह लगाए हुए हैं। दोनों अधिकारियों का कहना है कि लगातार प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी होगी, कोई खामी पाई जाएगी, उस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से की जाएगी। यहाँ से पोलिंग पार्टियां किस तरह से रवाना की जा रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे वो तस्वीरें। यहाँ जो पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जो निर्वाचन में लोग लगाए गए हैं, उनको जो जरूरी सामग्री है वो मुहैया कराई गई है। तमाम वाहन लगाए गए हैं जिनके माध्यम से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम वो सेंटर बनाए गए हैं जहां से लगातार पोलिंग पार्टियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कल हरदोई के 2000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। हरदोई से कैमरा सर्विस सुनील के साथ मनोज तिवारी, न्यूज। चुनावी बिगुल फूंक चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने योद्धाओं के साथ रण में उतर चुकी हैं। इस समय सेवापुरी विधानसभा से सुरेंद्र पटेल जी हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज इंडिया में स्वागत है। आपको भी न्यूज इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना ढेर सारी, और सच के साथ रहे न्यूज इंडिया, यह हमारी शुभकामना है। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से 2022 का चुनाव है, आप लगातार पिछले अगर बात करते हैं तो 3 बार आप यहाँ से विधायक रहे हैं। 2017 में आप हार गए। क्या कारण रहा, किस वजह से रहा कि जनता ने आपको उस समय नहीं चुना? भाई वो देखिए, मैं तो लगातार 3 बार विधायक रहा, और 3 बार विधायक रहने के बाद जुमलेबाज लोग आए और अपना झूठ बोल करके हरा दिए। झूठ बोला इन्होंने कि हम आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, हम आएंगे तो बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम आएंगे तो देश विदेश से काला धन लाएंगे। अब सेवापुरी की जनता सोची कि चलिए भाई, सुरेंद्र पटेल को तो 3 बार जिताए ही हैं, एक बार अब 15 लाख ले लिया जाए, अच्छे दिन भी आ जाएंगे, महंगाई भी घट जाएगी, 2 करोड़ नौकरी भी मिल जाएगी। हम कह ले जा भैया, हमके उदवा पारी दिक्कत जाए। इस बार आप फिर मैदान में हैं। क्या चुनौतियां रहेंगी, किन मुद्दों के ऊपर में आप जनता के बीच में जाएंगे? झूठ, पहला मुद्दा झूठ। जनता के साथ क्यों झूठ बोला गया, जनता को क्यों ठगा गया, और आज जनप्रतिनिधि शून्य हो गया है सेवापुरी विधानसभा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो भी विकास के काम हुए हैं वो आपके रीजन में हुए हैं। आपके जो भाजपा के प्रत्याशी सेवापुरी से हैं नीलरतन नीलू जी, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमने किया। तो आखिर सच्चाई क्या है, किसने आखिर काम किया? सच्चाई यही है कि तहसील हम 2014 से चला रहे हैं, उद्घाटन अब हो रहा है। 1 जनवरी 2014 से तहसील क्रियाशील है, और तहसील का उद्घाटन 2019 में हो रहा है। यही ना सच्चाई है। तो क्या लगता है इस बार आप कितने वोटों से जीतेंगे? ये इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, जुमलेबाजों के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, किसान उत्पीड़न के खिलाफ। हाँ, 700 किसान मर गए, महंगाई के खिलाफ। अब आप बतावा ईमानदारी से, सिलेंडर कितने खरीदत है? बोला कुछ आप 1000, पहले कितने खरीदत है? 500, 350 से 400 जब भल तो लेके भाजपा वाले सिलेंडर लगलेन, बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए भाजपा सरकार। अब घरे जा तो बस, तब पत्नी मतारी सब पूछत तो ये का भैया, यह भाजपा का महंगाई घटाव वाला? तो ये सब घर में भाजपा के खिलाफ विद्रोह है, हर घर में महंगाई के खिलाफ विद्रोह है, हर घर में झूठ के खिलाफ विद्रोह है। अब की बार समझ लिए भाजपा साफ। तो ये थे सुरेंद्र पटेल जी, जिन्होंने कहा कि इस बार जो है भाजपा का सफाया होगा, जनता जो है निर्णायक जो है करेगी। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो सेवापुरी विधानसभा की, तो सेवापुरी विधानसभा में इन्होंने कहा है कि भाजपा के जो नीलरतन नीलू हैं उनका जो है जमानत भी जब्त होगा। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। चुनावी बिसात बीत चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने क्षेत्र में प्रचार के लेकर निकल चुके हैं। इस समय आपको सेवापुरी विधानसभा
के क्षेत्र में हैं और यहाँ पर नीलरतन नीलू जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनसे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि नीलू जी ये बताइए कि विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग हो चुकी हैं, आप लोग मैदान में उतर भी चुके हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या मुद्दे लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित बूथ प्रमुख और सेक्टर प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, विंगों के सभी पदाधिकारी, सारे लोगों की बैठक यहाँ कल संपन्न हुई है और पूरा जो है सेक्टर वाइज कामों को जो है बांट दिया गया है और सभी हमारे कार्यकर्ता एक एक बूथों पर जा रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख हैं, उनकी भी तैयारी पहले से रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अलावा हमारे संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी मजबूती से क्षेत्र में निकलने का काम कर रहे हैं। हम विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में आए हुए हैं। 2017 में इस सेवापुरी की सम्मानित जनता ने मुझे अवसर दिया और हमारी कोशिश ये रही कि सेवापुरी की सूरत बदले और उसमें हमने चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में सेवापुरी का हमने सर्वांगीण विकास करके सेवापुरी की सम्मानित जनता को समर्पित करने का काम किया। नामांकन के बाद दावे सभी अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं पार्टी, आपके हिसाब से कंपटीटर आपका कौन है? क्योंकि यहाँ पर कहा जाए तो पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल भी आपके उसमें चुनाव मैदान में हैं, किस तरह की चुनौती आप मान रहे हैं? हमारे यहाँ बनारस में कहावत है, अजमाए को जो अजमाए वो बेवकूफ़ कहलाए। 15 सालों तक इस क्षेत्र की जनता ने विरोधियों को अजमाने का काम किया और वो जनमानस की कसौटी पे खरा नहीं उतरे। लेकिन 2017 में जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैंने कहा गया है कि जो सड़कें होती हैं वो क्षेत्र की भाग्य रेखाएं होती हैं। हमारी क्रांतिकारी कोशिश रही कि हमारे क्षेत्र की भाग्य रेखा बदले और आप देख लीजिए चौड़ी चौड़ी सड़कें, 4 लेन की सड़कें, 2 लेन की सड़कें, यहाँ तक कि हमने गांव, खेतों, खलिहानों तक पक्की सड़क बनवाने का काम किया। और उसके अलावा चूँकि ये किसानों का क्षेत्र है, पूर्ण रूप से ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसमें कोई शहरी एरिया नहीं आता है, हमने किसानों की भी चिंता की और काशी के सम्मानित सांसद और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हमने अनुरोध करके राजा तालाब में किसानों के लिए फेरिसेबल कार्गो सेंटर की स्थापना करवाने का काम किया। क्या ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो आप चुनाव जीतने के बाद करेंगे? चुनाव जीतने के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में मुझे और भी काम करना है। इसके अलावा हमारे युवा जो नौजवान हैं, जो रोज़गार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाने का काम कर रहे हैं, उनका पलायन यहाँ से रुके, उसके लिए हम रोज़गार के लिए भी अपने केंद्र और प्रदेश सरकार से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे क्षेत्र में रोज़गार भी पनपे। और इसके अलावा हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे क्षेत्र में स्टेडियम की स्थापना हो। तो ये थे नीलरतन नीलू जी, जिन्होंने कहा कि जो मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा। तमाम विकास के मुद्दे को लेकर के जो है वो अपनी जनता के बीच में हैं और लोग ये भी अपील कर रहे हैं कि इस बार जो है वो जो है मतदान करें और पूर्ण बहुमत से जो है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएं। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपर टैग बिल्डर के एमराल्ड कोर्ट, जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था बकायदा, तो उसके बाहर से वो सुप्रीम कोर्ट गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको तोड़ने की अनुमति दे दी है। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसको तोड़ने के लिए आदेश दिया था, जिसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 3 महीने के अंदर इसको तोड़ करके सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना होगा कि ये टावर टूट चुके हैं। आज से ठीक 1 महीने बाद यानी कि 22 मार्च को इन दोनों टावरों को डायनामाइट लगाकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये दोनों टावर आप देख सकते हैं, 32 मंजिला ये इमारतें हैं
जुड़वा टावर हैं, इसलिए ये इनको जो है ट्विन टावर कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से ये टावर सुपरटेक बिल्डर के द्वारा बनाए गए, तमाम जो नियम कानून थे उनको ताक पर रखकर ये टावर बनाए गए हैं। बाकायदा जो IIT रुड़की से भी फर्जी NOC लेकर के जो है यहाँ इनको बनाया गया। इसी के साथ साथ फायर का भी फर्जी सर्टिफिकेट बना करके कागज दाखिल किए गए। लेकिन इसी के बगल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी सुपरटेक का एक दूसरा जो प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट की ये जमीन थी और यहाँ पर खुला एरिया था। जब उस प्रोजेक्ट में रहने वाले तमाम बायर्स को ये प्रोजेक्ट बेचा गया था, उनको बताया गया था कि ये खुला एरिया है और यहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन जब वो बगल वाला प्रोजेक्ट जो है बिक गया, उसके बाद सुपरटेक ने यहाँ पर ये 2 ट्विन टावर बनाए। और यही नहीं, इन टावरों को बनाने के लिए पहले जो अनुमति थी जो है 488 थी, उसके बाद इसमें 1500 से अधिक फ्लैट बना दिए गए। FIR भी गलत तरीके से बढ़ाया गया था। हालांकि 200 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर काम में जुट चुके हैं। जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया है वो विदेशी कंपनी है और वो इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी अगली 22 मार्च को। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, नोएडा। यूक्रेन को लेकर लगातार अब गतिरोध बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से रूस ने 2 अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता दी है। सुरेश गोयल जी हमारे साथ हैं, डिप्लोमेट हैं। सर, 2 अलगाव क्षेत्रों को मान्यता दे दी रूस ने, तनाव अब और बढ़ गया। क्या लगता है युद्ध के कितने विकल्प और बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, जो रशिया ने ये फैसला किया है कि डॉनबास को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी है, तो उससे खतरा पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अगर देखें कि डॉनबास के एक अलग देश मानने के बाद में यूरोप और USA तो उसको नहीं मानेंगे, लेकिन अलग देश मानने के बाद में रशिया के सामने उस एरिया में अपनी सेना भेजने का रास्ता खुल जाएगा। रूस ने बोल भी दिया है कि वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स डॉनबास में भेज रहा है, और अगर रूस की सेना वहाँ पर आएंगी तो कहीं ना कहीं तो यूरोप के जो देश हैं या NATO, उनको वो भी कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे ही। तो मेरा ख्याल है कि इस मान्यता देने के बाद में खतरा पहले से ज़्यादा हो गया है। सर, के अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया का पूरा जो बेल्ट है और चाइना भी रूस के साथ आके खड़ा है, तो ऐसे में दक्षिण एशिया के परिदृश्य में इसको किस तरह से देखते हैं और भारत के परिदृश्य में? मैं खाली दक्षिण एशिया की बात नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर ये यहाँ पर युद्ध शुरू होता है यूक्रेन में, तो मैं समझता हूँ कि चीन को एक मौका मिल जाएगा कि वो ताइवान के ऊपर आक्रमण करे और उसको अपने में मिलाने की कोशिश करे। अगर ताइवान में आक्रमण हुआ तो इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा वॉर फ्रंट खुलने की आशंका है। तो इंडो पैसिफिक में वॉर हो जाएगी। इसके अलावा साउथ एशिया के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर चीन समझता है कि भारत के ऊपर, भारत की सीमाओं के ऊपर कुछ एक्शन हो, तो मैं उसकी वो जो संभावना है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हमारे साथ सुरेश गोयल जी थे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरह से यूक्रेन को लेकर रशिया का जो दायरा बढ़ता जा रहा है और NATO देशों का जो विरोध है, वो निश्चित तौर पर युद्ध के एक नए विकल्पों को खोलता जा रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। आज नगर निगम को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी उपलब्धियों को गिनवाया गया। चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? अगर प्रमुख उपलब्धियों की बात करें, प्रमुख उपलब्धियों में अगर आप देखें तो वेस्ट टू एनर्जी, जो कि हमारा डायरेक्टली वेस्ट मैनेजमेंट है काम, तो उसमें भी हमने एनर्जी कन्वर्ट करने की कोशिश की। चाहे सोलर लाइटिंग की बात हो, चाहे पार्कों के मेंटेन करने की बात हो, चाहे इंटरनल रोड्स मेंटेन करने की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के जो स्कूल्स हैं वो कहीं बेहतर कर रहे हैं। और पेरेंट टीचर मीटिंग 600 से ऊपर पेरेंट टीचर मीटिंग कर चुके हैं, और वो हर बार होती है, नाटक नहीं होता। और चाहे बच्चों को फैसिलिटी, अन्य फैसिलिटीज़ देने की बात हो, हर चीज़ में म्यूनसिपैलिटी ने अपने कंस्ट्रेन और लिमिटेशंस के बावजूद भी इतना बेहतर काम किया। और आप दिल्ली सरकार का बजट और म्यूनसिपैलिटी का बजट भी कंपेयर कीजिए, जहाँ 2000 करोड़ रुपया और 1300 करोड़ रुपया इन्होंने जो देना था वो भी नहीं दिया है। मैम, एक और सवाल है। आज तमाम जो छात्र हैं यूक्रेन से भारत लौट रहे हैं, विदेश मंत्रालय की अगर बात करें, कितनी फ़्लाइटें वहाँ जाएंगी और किस तरीके से उनको वापस लाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? हमने एडवाइजरी जारी की है और अधिक से अधिक
हार्दिक लोगों से आग्रह है कि वो हमारी एम्बेसी के टच में रहें। पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे कोविड की महामारी थी या अन्य चीज़ें थी, भारत सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है और आपका ध्यान रखेगी। आप लोग लगातार मैम छात्रों के संपर्क में हैं क्योंकि उनके परिवार वाले काफ़ी जी 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 हम तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूक्रेन से जो छात्र आज रात में भारत लौट रहे हैं उनको लेकर के विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है अपने दूतावास से, और आने वाले दिनों में और भी जो उड़ानें हैं एयर इंडिया की उनके माध्यम से छात्रों की जो घर वापसी है वो लगातार की जाएगी। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर एक जो आधारित जो म्यूजिकल प्ले है वो किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए आतिशी जी हैं। आतिशी जी, पहला सवाल, इस म्यूजिकल शो का क्या संदेश जो है वो लोगों को आप देना चाह रहे हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे देश में कंट्रीब्यूशन किया है, शायद मुझे लगता है वो अनमैच्ड है। खुद कितनी मुश्किल परिस्थितियों से वो निकले, किस तरह वो पढ़ाई लिखाई करके वकील बने, 2 PhD हासिल करी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से सिर्फ अपनी ज़िंदगी को नहीं संवारा, उन्होंने देश के भविष्य को बदल दिया, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को जो अवसर मिल सकते हैं उसको बदल दिया। तो जितना बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में कंट्रीब्यूशन है, हम ये चाहते थे कि उतनी ही भव्यता से उनकी ज़िंदगी पे आयोजन हो। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में म्यूज़िकल हो रहा है, 100 फुट लंबा स्टेज है, इसमें 40 फुट का एक रिवॉल्विंग सेट है, 100 डांसर्स का एक ट्रूप है जो परफॉर्म कर रहा है, इंडियन ओशन ने इसका म्यूज़िक कंपोज किया है, एक जाने माने बॉलीवुड के स्टार रोहित रॉय अम्बेडकर जी की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि जिस भव्यता से ये प्रोग्राम हो रहा है वो हमारा प्रयास है कि बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसको झलका सके। लोग किस तरीके से शो को आकर देख सकते हैं? क्या ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी और क्या ये जो टिकट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? टिकट इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस टिकट को आप कॉल करके बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं babasahabmusical.in पर। टिकट फ्री है लेकिन लिमिटेड है, तो मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द अपनी टिकट ज़रूर बुक कराएं और बाबा साहब द म्यूज़िकल ज़रूर आके देखें। आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आपके शो को सियासत से भी जोड़ कर देख रही हैं, उनको क्या जवाब देना? देखिए, हमारी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि हम स्कूल क्यों बनाते हैं, कहते हैं चुनाव जीतने के लिए, हम अस्पताल क्यों बनाते हैं, चुनाव जीतने के लिए, हम बिजली पानी क्यों देते हैं, चुनाव जीतने के लिए, हम महिलाओं की बस की यात्रा क्यों कराते हैं, चुनाव जीतने के लिए, हम अम्बेडकर पर म्यूज़िकल क्यों करवाते हैं, चुनाव जीतने के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप भी चुनाव जीतने के लिए ये सब करवा लीजिए। क्यों आपको जात पात, धर्म, पैसे, दारू पर राजनीति करनी पड़ती है? आप भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी जैसे मुद्दों पे राजनीति करिए। बिल्कुल, रोहित रॉय भी जो हैं जो कि बाबा साहब का किरदार निभा रहे हैं। रोहित जी, पहला सवाल, क्योंकि आपने काफ़ी किरदार निभाए हैं, उसमें और बाबा साहब के किरदार में कितना डिफरेंट था, क्या चैलेंज? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने आज तक कभी ऐसा किरदार प्ले नहीं किया, किसी भी एक्टर ने ये प्ले नहीं किया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पे ऐसी कहानी बनी नहीं है। इस ग्रैंड स्टेज पे हम जो ये म्यूज़िकल करने जा रहे हैं, 100 फुट का स्टेज है, 40 फुट का टर्न टेबल है, 100 लोग हैं स्टेज के ऊपर, म्यूज़िकल है, इंडियन ओशन, इट्स ह्यूज। लेकिन वो सब एक तरफ, लेकिन मेरे लिए जो पर्सनल चैलेंज था वो ये है कि मुझे जब चुना गया बाबा साहब का रोल प्ले करने के लिए, तो मेरे माइंड में थॉट था कि मैं कैसे ऑडियंसेस को कन्विंस करूंगा कि मैं वो हिंदी फिल्म का हीरो नहीं हूं, मैं बाबा साहब हूं। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, अभी भी चल रही है मेहनत। 24 घंटे मैं से स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, रात को सोता भी हूं तो डायलॉग ही याद आते हैं और मुझे मेरे मूवमेंट ही याद आते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे उस 1.5-2 घंटे के लिए कुछ गलत नहीं हो सकता, खासकर मेरे तरफ से। और मैं नहीं चाहूँगा कि ऑडियंस में कोई भी इंसान ये बोले कि अरे रोहित रॉय को देखा, वो घर जाके ये बोले कि हमने बाबा साहब को देखा। क्योंकि काफ़ी सारे डायलॉग भी आपने याद किए होंगे, कोई ऐसा डायलॉग जो आपके दिल को छू गया और आप बताना चाहें? ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, एक डायलॉग है जो हमेशा बोलते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। माननीय साहू जी महाराज तथा अन्य प्रबुद्धगण, मैं बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी बात सीधी रखता हूँ, हिंदुस्तान एक, इसके बाद ऑडियंस में आके देखिए। तो बिल्कुल ये इंतज़ार करना होगा 25 फरवरी का, जब से ये पूरा जो म्यूजिकल शो है वो शुरू होगा। लेकिन बाबा साहब की जीवनी पर आधारित जो ये म्यूजिकल शो है वो 25 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगा और रोज़ाना 2 शो जो हैं वो होंगे। हालांकि जिस जो टिकट है वो ऑनलाइन आपको बुकिंग करानी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन ये पूरे शो का जो आयोजन है वो दिल्ली सरकार ने हालांकि कुछ दिन पहले किया था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शो को जो है आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।